एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले आई एम रिकॉर्डिंग दिस फ्रॉम माय डेस्कटॉप, पीपीटी रहेगी। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी मार्कर और पेन। आई विल बी एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। उसके बाद आपका काम क्या रहेगा, उसको एक बार जो डॉक्यूमेंट दिया गया उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, जस्ट लेट मी सी वेदर इट इज़ रिकॉर्डिंग और नॉट। या इट इज़ रिकॉर्डिंग। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे तो दो है, वो है फाइनेंस एज वेल एज मैनेजमेंट। दिस फाइनेंस एज वेल एज योर मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स इट इज़ रिलेटेड विथ पैसा, इट इज़ रिलेटेड विथ मनी। और जब भी कहीं पर मनी के बारे में बात आएगी, उस मनी को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि कंपनी ज़्यादा समय तक चल सके। ठीक है, ज़्यादा समय तक चल सके, भले ही वो कैसा भी हो, मतलब छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। ठीक है, साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको भी कहते हैं जहां पर एक्विजिशन किया जा सके, मतलब दूसरी कंपनी को लिया जा सके या कोई एसेट खरीदी जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक स्टोर ओपन करना है अपनी कंपनी के नाम से। आप उस स्टोर को ओपन करने के लिए आप वहाँ का पैसा दोगे, वहाँ का आप कॉस्ट पे करोगे, रेंट पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग यू विल डू। दैट इज कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ योर कंपनी। और वो अगर कंपनी के साथ एसोसिएटेड है और उसी कंपनी को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट। पैसे को मैनेज करना इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट, सिंपल भाषा में यही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिलिप पाचो ने कहा है, ही इज़ अ फ्रेंच मे बी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट डिसीजंस दैट रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑफ अ फर्म। ठीक है, सिमिलर वे में वी विल सी मोर पीपल, मोर साइंटिस्ट who said something about financial management. Financial management deals with how the corporation obtains the fund and how it uses them. मतलब कहाँ से पैसा आता है और किस तरीके से कंपनी उसको यूटिलाइज करती है। कहाँ से पैसा आता है एंड कंपनी उसको किस तरीके से यूटिलाइज करती है। सिमिलर वे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग कंट्रोल फंक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन देखेंगे जहाँ पर मेरा कर्सर है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है। जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो भी किस काम के लिए, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन को, पैसे से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस रहेंगे उसको मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज होता है। नाउ financial management is the area of business management devoted to a judicious use of capital and a careful selection of resources। मतलब क्या हो गया कि आप ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसे हैं आपके पास। अब ये पैसे को किस तरीके से आप और पैसा बना सकते हो, इतने पैसे को आप किस तरीके से बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी कंपनी ग्रो करे और आप ग्रो करो। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजमेंट एक्टिविटीज और एफर्ट्स टेकन टू प्रॉपर मैनेजमेंट, मैंने बता दिया। नाउ इसमें तीन चीजें इंक्लूडेड है, वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग, अदर वन इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसा है उसको मैनेज करना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, किसी भी कंपनी के लिए पैसे का महत्व तभी होगा जब वो प्रॉफिट बनाएगा, और वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। हमेशा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका रहेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी है वो किस बेसिस पे काम करे, ही इज सर्विंग यू सम प्रोडक्ट, वो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रही है। वो अगर आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रही है उसके बदले में उसको प्रोडक्ट की लागत तो लगी है, साथ में वो अपना प्रॉफिट भी ले रही है। हमेशा कोई भी कंपनी रहेगी वो हमेशा अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक प्रॉफिट नहीं रहेगी तब तक बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, और बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तब तक इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, एंड इट इज एवरीथिंग इज रिलेटेड। पर सवाल ये आता है कि ये जो प्रॉफिट की बारे में बात हो रही है, ये प्रॉफिट यूज कैसे होगा। ठीक है, यूज मतलब इन द सेंस कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है।
कैसे किया जा सकता है? या तो हम लोग सेल को बढ़ाएं, इंक्रीज सेल करें, तो जब सेल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा? रेवेन्यू इंक्रीज होगी। सिंपल। सिमिलर वे में या तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दें, जितनी लागत में बन रहा है हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसको हम उसका कॉस्ट रिड्यूस कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको हम अच्छे से ढंग से यूज कर पाए। वापस से बात करते हैं। देखिए, इंक्रीजिंग सेल्स मतलब क्या होगा? सेल बढ़ेगी तो क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट, प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट मतलब क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट, अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देता हूँ, आई रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दूंगा, सो व्हाट विल आई हैव? आई विल हैव कि मेरा जो जितना पैसा लग रहा था प्रोडक्शन में, अब उतना पैसा लग नहीं रहा है। साथ में क्या, ना सिर्फ पैसा बल्कि कुछ कुछ मटेरियल एंड ऑल, कुछ कुछ मशीन्स की ऑपरेशंस, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर मशीन चलेगी, समझ रहे हैं? मतलब काफ़ी सारी मशीन्स है अगर, सो वो उनका एक पर्टिकुलर शिफ्ट होता है, आप उसको 24 आवर्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? सो अगर आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देंगे सो मशीन की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। नेक्स्ट, मेकिंग जुडिशियस चॉइस ऑफ फंड्स, सही तरीके से, समझदारी तरीके से फंड्स का यूज करना, और मिनिमाइजिंग रिस्क। अब देखिए, फंड्स जो होते हैं, फंड्स काफ़ी तरीके के होते हैं। एक तो इंटरनल फंड्स होते हैं, दूसरा आप क्या होता है? एक्सटर्नल फंड्स होते हैं। एक्सटर्नल मतलब इन्वेस्टर वगैरह जो भी आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फंड्स हो जाते हैं। ओके। सेकेंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहला कौन सा था? पहला था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। द नेक्स्ट वन वाज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सो इसमें क्या होता है? कंपनी की वेल्थ को बढ़ाते हैं, कंपनी के धन को बढ़ाते हैं, प्रॉफिट को नहीं, धन को बढ़ाते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा? फ्यूचर में कैश फ्लो की कमी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, उसके बाद क्या? डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी। डिविडेंड पॉलिसी मतलब जैसे शेयर्स वगैरह जो मार्केट में चलते हैं, जिससे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें, खरीदें, ठीक है? ये कब खरीदेंगे? जब आपकी कंपनी फायदे में रहेगी। कंपनी फायदे में रहेगी और कंपनी का जो मार्केट वैल्यू रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे आपने देखा हो, ग्रो ऐप है, ग्रो ऐप पे जाकर के आप स्टॉक मार्केट ओपन करते हो ना, वहां पर देखते हो अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्टॉक प्राइसेस रहते हैं। कुछ स्टॉक प्राइसेस अंडर 100 रहते हैं, कुछ स्टॉक प्राइसेस आपके 1000 3000, टाटा स्टील एंड ऑल के 3000 तक में रहते हैं। सो 3000 तक में रहते हैं मतलब क्या हो जाता है कि उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनके शेयर की प्राइस है, और उसी के हिसाब से वो प्रॉफिट शो करते हैं। दिस इज व्हाट योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज। नेक्स्ट, एंश्योरिंग मैक्सिमम ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बढ़िया तरीके से काम करना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और क्या? अपने शेयर होल्डर को बराबर तरीके से रिटर्न देना। ऑब्वियस सी बात है, जब शेयर मार्केट में लोग उस कंपनी में पैसा लगाएंगे जहां पर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, जहां पर उनको मुनाफा ज़्यादा दिख रहा है, और वही कंपनियां मुनाफा देंगी जिनकी डिमांड होगी, जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जो बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में उनकी अच्छी खासी जान पहचान होगी। सो जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी शेयर्स लेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट दिया जाता है। इसीलिए आजकल शेयर होल्डर्स और ये आपके ट्रेडर्स एंड ऑल ये सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको ऐसे नन ऑफ द अबव में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट कंप्राइजेज ऑफ 5A। सो सबसे पहले आपको स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में 5 चीज़ें जाननी है। वन इज एंटिसिपेशन, another one is acquisition, third one is allocation, fourth one is appropriation, and fifth one is assessment. Okay, अब एक एक करके देखते हैं है क्या क्या। एंटीसिपेशन मतलब क्या होता है? एंटीसिपेट करना मतलब एक्सपेक्ट करना, ठीक है, कि कितना फाइनेंस की जरूरत हो सकती है। ओके, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट्स द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी, हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। एक्विजिशन मतलब क्या होगा? किसी को हासिल कर लिया, किसी के ऊपर वो कर लिया पूरी तरीके से, ठीक है? मतलब आप फाइनेंस सोर्स ले रहे हैं लेकिन डिफरेंट सोर्स से ले रहे हैं। एक्विजिशन मतलब क्या होगा? जैसे आपके पास 3 कंपनीज है, 3 कंपनीज में जैसे लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ इलॉन मस्क, वो बढ़िया एग्जांपल है। इलॉन मस्क का लेते हैं। इलॉन मस्क स्टार्टेड कंपनी स्पेस एक्स से उन्होंने शुरू किया। पहले तो ऑब्वियस सी बात है, पहले सॉफ्टवेयर फील्ड में थे, देन ही स्टार्टेड इन स्पेस एक्स, टेस्ला। हिज फर्स्ट वेंचर वाज SpaceX एज वेल एज टेस्ला। सो जब आपका टेस्ला का मार्केट वैल्यू और उसका प्रोडक्शन बहुत खराब था, सो SpaceX से जो भी पैसा इलॉन मस्क ने कमाया था, ही डिडंट कीप अ सिंगल पेनी। उसने जो
स्पेसएक्स से कमाया, उसने उसको वापस से आपके टेस्ला में लगा दिया, जिसकी वजह से टेस्ला का बढ़ा। सो दैट इज एक्विजिशन, मतलब किसी डिफरेंट सोर्स से पाना, सेम कंपनी में ना रह करके किसी डिफरेंट सोर्स से पाना। एलोकेशन मतलब क्या हो गया, जो कुछ भी है, ठीक है, ये सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर एसेट्स नहीं है, एसेट्स है, ठीक है। फिक्स्ड और करंट एसेट्स के से जो जो कुछ भी मिला, एसेट मतलब संपत्ति, संपत्ति देखिए दो चीजें, एसेट एंड लाइबिलिटी। ना एसेट एंड लाइबिलिटी मतलब एसेट वो चीज जो आपको पैसा दे, लाइबिलिटी मतलब जो चीज आपसे पैसा खाए। जैसे घर हो गया, घर क्या होता है, घर को बनाएंगे, पैसा डालेंगे, क्या वो आपको पैसा अर्न करके देता है? नहीं, तब तक नहीं देता जब तक आप घर को रेंट पे ना चढ़ाओ, तब तक, ठीक है। सिमिलर वे में बाइक, बाइक आपका क्या पैसा खाती है? ऑब्वियस बात है, पेट्रोल एंड ऑल खाती है, जब तक आप उसको यूज नहीं करते कहीं और के लिए, दैट इज योर काइंड ऑफ लाइबिलिटी। एसेट हो गया आपका, जैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, या आपने एसआईपी कर लिया, या आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, तो या आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ये आपके क्या हो गए? एसेट्स हो गए। सो कंपनी वहां से फाइनेंस कलेक्ट करेगी जो उसके फिक्स्ड और करंट एसेट्स रहेंगे, ठीक है। दिस मीन्स एलोकेशन। नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब शेयर होल्डर के बीच में जो भी कंपनी के प्रॉफिट होंगे उसको डिवाइड करना, ठीक है। अब यहां पर दो वर्ड आते हैं, शेयर एंड डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर मतलब क्या? डिबेंचर मतलब वो पोर्शन, आप ऐसे ही समझिए जो फाइनेंस के स्टूडेंट नहीं है, डिबेंचर मतलब वो पोर्शन जहां से मैंने कर्जा लिया है, मेरी कंपनी ने कर्जा लिया है, दैट इज डिबेंचर, ठीक है। मेरे ऊपर वो कर्जा चढ़ा है, दैट इज डिबेंचर ऑन मी, और मैंने कोई शेयर खरीद रखा है, दैट इज शेयर फॉर मी। सो शेयर एंड डिबेंचर मतलब यही, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जो प्रॉफिट मेरे पास आएगा, मेरी कंपनी है, मेरे पास कोई प्रॉफिट आया, आई अर्न सपोज 100 रुपीज़ और मेरे ऊपर 1000 रुपीज़ का कर्जा है, तो मैं क्या करूंगा, शेयर होल्डर्स को उस 100 में से मैं 10 रुपये दूंगा, और जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा है उसमें से मैं 90 या 80 रुपीज़ निकाल करके अपने जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा है उसको कम करने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज डिवाइडिंग ऑफ कंपनीज प्रॉफिट अमंग शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर एटसेट्रा, ठीक है। असेसमेंट, असेसमेंट मतलब क्या हो गया? असेस करना चीज़ों को, ठीक है। जैसे आपका चेक करना हो गया, ठीक है। आप जब भी कभी मॉक टेस्ट देते होंगे तो उसके बाद आप असेसमेंट करते होंगे। ये असेसमेंट क्या होता है? ये असेसमेंट आपका होता है कि चेक करना। सो फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इज चेक्ड, फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इज चेक्ड। sorry for this, okay. Next, other functional areas include production management, marketing management and personal management. देखिए मैंने पीपीटी से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इट विल बी मच इजियर, उसके बाद मैं पीडीएफ पे जंप करूंगा, इसीलिए मैं लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू इन मोबाइल ऑल्सो विथ मार्कर एंड ऑल, ओके। सो 3 तरीके के, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। अब खुद सोचिए कि सबसे जरूरी क्या होगा, आप किसी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? आप सीएसआईआर में काम क्यों करना चाहते हैं? प्रेस्टीज के लिए, बात सही है, लेकिन पैसा नहीं मिले तो क्या वो उस प्रेस्टीज का कोई मतलब है? नहीं। एवरीवन इज वर्किंग फॉर मनी, ओके। ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इन दिस वर्ल्ड इज वर्किंग समहाउ फॉर मनी इटसेल्फ। सो जब आपके पास पैसा होगा तभी जाकर के आप चीजों को सही तरीके से कर पाओगे। अगर पैसे नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, सो आप उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। सो इफ you have money, then only you can manage the production, you can manage the marketing and you can manage the personal, मतलब जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको मैनेज करने का काम। These all is included inside the domain of financial management, ठीक है। Effective financial management required for survival, growth and success of the company, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब यही हो गया कि पैसा जो है उसको ढंग तरीके से यूटिलाइज करना, यूज करना प्रॉपर तरीके से, जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मनी और फ्रॉम योर प्रोडक्ट, वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टुवर्ड्स अ कंपनी, ओके। एंड इट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर द सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ एज वेल एज सक्सेस ऑफ योर कंपनी, ओके। आई होप यू आर गेटिंग इट। ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंस के बारे में अगर बात करें, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो क्या होगा? इंपॉर्टेंस क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, किस तरीके से ये फायदेमंद है, जरूरी किस लिए? तो इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोगों का भी और आपका भी। साथ में क्या होता है? फाइनेंशियल डिसीजन आप बढ़िया ले पाते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, आपको बहुत जोर की भूख लगी है और आपको एक पेन भी खरीदनी है, पेन का कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट मान लीजिए 10 रुपए। सो या तो आप एक समोसा खा लोगे या तो आप एक पेन खरीद पाओगे। सो अगर आपके पास पैसा रहेगा सो आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओगे ना,
ठीक है, कि हाँ मैं दोनों ले सकता हूँ, आई एम केपेबल, भूख भी लगी है, भूख भी पूरी हो जाएगी, एंड आई आई हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, आई रिक्वायर अ पेन, आई नीड अ पेन, सो आप वो भी कर पाओगे. सो इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट इज गोइंग टू मेक यू बेटर इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट, इट क्रिएट्स जॉब. ऑब्वियस सी बात है, जब आप पैसा होगा आप लोगों को हायर करोगे, एंड वो लोग को हायर करोगे, उनके पास पैसा आएगा और वो इकोनॉमी का एक पार्ट बनेंगे. और जिसके पास जॉब आएगी वो क्या होगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा. सो इट इज समवॉट रिलेटेड विद एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखेंगे. सो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. अब ये फोरकास्टिंग दो तरीके की है. तो फोरकास्टिंग का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पहले से अंदेशा लगाना, वेदर फोरकास्टिंग. ठीक है, सो मतलब क्या हो गया, ये दो तरीके की फोरकास्टिंग होगी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ठीक है, इमीडिएट बेसिस पे आपको क्या क्या जरूरत है, और अगर एक महीने बाद देखेंगे तो आपको किस किस चीज़ों की जरूरत है कंपनी को सही ढंग से चलाने के लिए. दैट इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, sorry for this, yes, estimating and controlling cash flow. ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कंट्रोलिंग कैश फ्लो. ये ऑब्वियस सी बात है, अगर सफिशिएंट फंड रहेगा, फंड प्रॉपर तरीके से रहेगा, तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे. ऑपरेशन जो होगा आपका ढंग से चल पाएगा. अगर ऑपरेशन ढंग से चल पाएगा तो एंटरप्राइज ढंग से रन हो पाएगा. एडिक्वेट फंड्स एट अप्रोप्रिएट टाइम. आपको जरूरत है पैसों की और आपका पैसा है, ये तभी हो पाएगा जब आप पहले से एस्टिमेट करके रखें और कंट्रोल करके रखें. किसको, कैश फ्लो को कंट्रोल करके रखें. कैश फ्लो मतलब क्या होगा, पैसे का आना जाना, पैसे का आना जाना. ठीक है, अपने दिमाग को जितना ज़्यादा सुलझा रखेंगे उतना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म रिटेन कर पाएंगे चीज़ों. ठीक है, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम एस्टिमेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कैश फ्लो, अब देखिए इसमें दे रखा है कि क्या क्या हो सकता है. डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल पॉलिसीज, designing of capital structure, determination of own funds and borrowed fund, determination of proper source of finance. ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. अब इसमें आप डिटेल में तो जाना नहीं है क्योंकि यू आर नॉट एन MBA ग्रेड कि आप चीज़ें समझ पाओ. ठीक है, सो अगर बेसिक तौर पे देखेंगे तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करना, ढंग से रन करना, पॉलिसीज देखना. ठीक है, पॉलिसीज और ऑपरेशनल प्रोसीजर में किस तरीके से पैसे की इन्वेस्टमेंट लग रही है, वो ऑब्वियस सी बात है. डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, अब आप वैसी जगहों में इन्वेस्ट करोगे जहां से आपको पैसे मिल सके. यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एसेट्स. एसेट्स की वजह से क्या होगा कि आप पैसों का यूज करोगे एसेट क्रिएट करने के लिए. मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ आ गए, तो 100 करोड़ को आप अपने पास थोड़ा ना रखोगे. यू विल मेक मोर मनी आउट ऑफ इट. दैट इज व्हाट बिजनेस इज. ओके, जब आपके पास पैसे रहेंगे तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको यूटिलाइज करते हो ताकि उससे और पैसे जनरेट हो. सो डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कहीं पर आप इन्वेस्ट करोगे. इन्वेस्ट करने के लिए या तो आप खुद के फंड का यूज करोगे या फिर आप किसी से कर्जा लेकर के करोगे, बोरोड फंड करोगे. ठीक है, साथ में क्या, प्रॉपर सोर्स होना चाहिए फाइनेंस का. प्रॉपर सोर्स होना चाहिए फाइनेंस का, या तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या रिटेन अर्निंग हो. अब यहां पर घुसता नहीं है कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होता है. इसमें ज्यादा उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली. ठीक है, दिस विल बी लाइक मोर देन इनफ फॉर योर CSIR. इतना आपके पास बेसिक नॉलेज हो, दिस विल बी मोर देन इनफ. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अमाउंट ऑफ फंड टू बी इन्वेस्टेड ऑन अ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट मतलब जो एसेट फिक्स है पूरी की पूरी. ठीक है, और बाकी ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑल. अब यहां पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं. जस्ट गो थ्रू इट, इट इज नथिंग, जस्ट गो थ्रू इट, गिव मी अ मोमेंट टाइम, जस्ट गो थ्रू इट. ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. ज़्यादा कुछ नहीं है. डिस्पोजेबल और डिविडेंड डिसीजन. ठीक है, डिसीजन मेकिंग एज टू मच हाउ प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न शुड बी प्लोड बैक, रूटीन इंसिडेंटल फंक्शन. ठीक है, अब किस तरीके से काम आ सकता है, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी. अब ये सब पढ़ करके आप समझ गए होंगे, इसमें उतना कुछ है नहीं.
ठीक है, कि मैं एक्सप्लेन करूँ एक एक चीज़ को। सेफ कीपिंग ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्स एंड सिक्योरिटी, कंप्लाइंग विद लीगल रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्डियल रिलेशन विद क्रेडिटर्स, जो भी पैसा दे उनके साथ कैसा व्यवहार रखना है, ठीक है। साथ में कस्टमर्स के साथ क्या करना है, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ की तरफ कैसे रखना है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें। नाउ रोल ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजर। अब फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या है? बिजनेस फोरकास्टिंग, ठीक है, बिजनेस को फोरकास्ट करना। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या रहेगी। पॉलिसीज मतलब क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर ध्यान रखना है, कहाँ पर अपना गोल क्या रहेगा, दैट इज व्हाट पॉलिसी इज, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, एसेट्स बिल्ड करना। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सप्लाई रिक्वायर्ड फंड, डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये आप ऐसे सोचिए ना, आप कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो, आपके यहाँ पूरा पैसा पड़ा हुआ है आपके हाथ में कि किस तरीके से यूज़ करना है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। सो आप हर एक चीज़ करोगे। यू विल प्लान फॉर प्रॉफिट, यू विल प्लान फॉर कि कहाँ से मैं पैसा ले सकता हूँ, कहाँ पर मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। यू विल प्लान फॉर वॉट एवर द एसेट्स यू कैन परचेज, जहाँ से आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले, आपकी कंपनी को मिले, ठीक है। हर एक चीज़ का ध्यान कौन रखेगा? फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजर। सिमिलर वे में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ठीक है। और साथ में क्या है, स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन को एकदम ट्रैक में रखना, ठीक है। और क्या, शेयर होल्डर के प्रति जिम्मेदारी, एम्प्लॉय के प्रति जिम्मेदारी, जो भी आप लोगों को पैसे दिए हों उनके प्रति जिम्मेदारी, जो कस्टमर्स हैं और जो सोसाइटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है किसकी? फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजर की। याद रखिएगा, किसके? शेयर होल्डर जो आपकी कंपनी से शेयर खरीद रहे हैं, एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्रेडिटर्स जो आपको कंपनी चलाने के पैसा दिए, कस्टमर जो आपकी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और सोसाइटी, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक कस्टमर विल मेक अ सोसाइटी, कस्टमर्स की पूरी विल मेक अ सोसाइटी। ओके, सो दिस इज व्हाट योर पीपीटी कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स योर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ विच आई हैव शेयर्ड, ठीक है। अब देखिए, नाउ वी विल बिगिन टू अंडरस्टैंड द होल दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, सो दैट आप ज़्यादा उतना परेशान ना हो कि पीडीएफ कवर नहीं हुआ या समथिंग लाइक दैट। फिर जब आप आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो, इफ़ यू गो थ्रू द पीडीएफ, इफ़ यू जस्ट लुक इट ओवर, यू विल फाइंड कि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, ठीक है। आपको उतना ज़्यादा फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बस आपको क्या, बस जो बोल्ड पॉइंट है, जो मेन हेडिंग पॉइंट्स है, उसको आपको रिमेंबर रखना है, एंड थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नाउ, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल रहता है, कैसा रोल रहता है, आपको पता है, ठीक है। इसकी फील्ड कौन कौन सी रहेगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपके लिए हु स्पेशलाइजेज इन ब्रिंगिंग सप्लायर ऑफ फंड्स टुगेदर, ठीक है। जैसे बैंक्स हो गया आपका, ठीक है, जैसे बैंक्स हो गया, जैसे आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या आपका कैपिटल मार्केट हो गया, ये सब किस में आते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। किस में आते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट मी जस्ट चेंज दिस कलर। ओके, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ब्रॉडली, अब देखिए किस तरीके से क्लासिफिकेशन रहेगा। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां पर ध्यान देना है। फर्म कितनी बड़ी होनी चाहिए, हाउ लार्ज शुड अ फर्म बी, ठीक है। कंपोजिशन क्या होना चाहिए फर्म एसेट का, एंड देन मिक्स ऑफ फर्म फाइनेंसिंग। मिक्स मतलब किस तरीके से उसमें क्या क्या उसमें काम होगा, और किस तरीके से उसमें जो एसेट्स और लाइबिलिटी ये सब कितनी ज़्यादा रहेंगी, वो सब चीज़ें, ठीक है। साथ में क्या, वो फर्म किस तरीके से, फर्म के लिए, कंपनी के लिए फर्क नहीं पड़ता, एनालाइज, प्लान और कंट्रोल करेगा अपने फाइनेंशियल मैटर्स को। ओके, नाउ यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, ये सब आपको उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मैं बता चुका हूँ पहले से ही, तो उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। 3 फेजेस थे इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। 3 फेजेस कौन कौन से थे? पहला था ट्रेडिशनल फेज, स्टार्टिंग फेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ट्रांजिशनल फेज आया, उसके बाद मॉडर्न फेज आ गया।
ना अब देखिए क्या है, ट्रेडिशनल फेज में क्या होता है, स्टार्ट हुआ है, मतलब चीज़ें कंपनी बनना शुरू हुई हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कंपनी बनना शुरू हुई हैं। सो इनका जो मेजर फोकस रहेगा मर्जर पर, मर्जर मतलब दो कंपनी आपस में मिला लेना, कंपनी को बढ़ाना और रीऑर्गेनाइज करना, ठीक है। इनके पास ज़्यादा इधर तोल मोल वाली चीज़ें नहीं रहेंगी, तो इनका ध्यान कहाँ पर रहेगा, पहले का सिस्टम आपने देखा था, ज़्यादा ध्यान कहाँ पर रहेगा, लीगल चीज़ों पर रहेगा और प्रोसीजरल चीज़ों पर रहेगा कि प्रोसीजर से होना चाहिए। इसी की वजह से मैक्सिमम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, आप 4 नंबर काउंटर पे जाइए, आप 5 नंबर काउंटर पे जाइए, क्योंकि अभी भी वो क्या होता है, पूरा प्रोसीजर वाइज चल रही होती चीज़ें, ठीक है। दैट वॉज योर ट्रेडिशनल फेज। ओके, नाउ ट्रांजिशनल फेज में क्या हुआ कि अब एम्फोसिस दिया जाने लगा कि सोसाइटी क्या प्रॉब्लम फेस करिए और हम किस तरीके से उसको बढ़िया कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम को बढ़िया नहीं, सॉल्यूशन किस तरीके से बढ़िया कर सकते हैं, और साथ में कि सारा का सारा जो जिम्मेदारी आ गई वो किस पर आ गई, फाइनेंस मैनेजर पर आ गई। किस पर आ गई, फाइनेंस मैनेजर पर आ गई। सो वो क्या आप करेगा, प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोल। ओके, मॉडर्न फेज में क्या हुआ, अब आपके पास टूल्स आ गए, आपके पास कंप्यूटर्स आ गए, आपके पास लैपटॉप्स आ गए, आपके पास डिफरेंट टूल्स आ गए, ताकि आप चीज़ें समझ पाएं, वेरिएशन समझ पाएं। सो आपके पास डिफरेंट तरीके आ गए उसको यूज़ करने के लिए। सो ये आपके पूरा पोर्शन कौन सा हो गया, मॉडर्न, आपका मॉडर्न फेज का हो गया, ठीक है। अब सिमिलर वे में अगर देखेंगे कि यहाँ पर एडवांसेस इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, हैव बीन अप्लाइड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर, इसमें तो इतना ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं कि जिस तरीके से लैपटॉप्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, आपने हमारा काम आसान हो गया, मैथ्स डेवलप हुई, स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुई, जिसकी वजह से हम लोग वेरिएशन बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ इस तरीके से जाना था, हमारा अच्छी तरीके से प्रोडक्शन होना था, बट थोड़ा सा डेविएट हो गया, पहले 100 बनाने थे मुझे प्रोडक्ट, अब मुझे केवल 50 बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। So this is all comes under your statistics. Okay. Now there is a significance of financial management. मैं डील कर चुका हूँ पीपीटी में भी, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूँ। केवल आपको क्या ध्यान में रखना है, किसने क्या कहा था। वैसे तो बहुत कम चांस है, वैसे तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम चांस है कि कोई स्टेटमेंट आपके ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन पुटअप होगा, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। सो डोंट वरी, बट हाँ आपको एक थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए तो यू नो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो इरविन फ्रेंड ने क्या कहा था, फर्म की सक्सेस, सॉरी फॉर दिस, फर्म की सक्सेस और फर्म के फेलियर डिपेंड करते हैं किस पर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू मेंटेन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। और इसी में एर्जा सोलोमन ने कहा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉपरली व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट, ठीक है। ये स्टाफ स्पेशलिटी नहीं होती, ओवरऑल मैनेजमेंट का पार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब आपको क्या केवल हेडिंग देखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस सक्सेस, एनालाइज करना कि ये बिजनेस कितना ज़्यादा सक्सेस हो सकता है, की फैक्टर एनालाइज करने, ठीक है, कितना रिसोर्सेज है, प्लान कैसा रहना चाहिए, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, हर एक चीज़ किस में आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस सक्सेस के बारे में। हम लोग किसकी बात करें कि ज़रूरत क्या, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है किसकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सिमिलर वे में क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स, जो आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है या आपके पास गाड़ी है या आपका कोई मशीन है, उसको किस तरीके से आप बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 2 इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है, ठीक है। सो दिस लैपटॉप इज नॉट टच, तो यहाँ पर क्या है कि मैं ऑप्टिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ, बोथ मोबाइल एज वेल एज दिस लैपटॉप। सो दिस इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये नहीं कि आई एम यूजिंग जस्ट ओनली वन, आई एम यूजिंग बोथ ऑफ देम इन अ प्रॉपर वे, नॉट इंस्टाग्राम चलाने के लिए, बट सही तरीके से यूज करना, ठीक है। फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, फोकल पॉइंट मतलब क्या होगा, सब चीज का क्या होगा, बजट होगा, पैसा इज द फोकल पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। सो डिसीजन मेकिंग का भी क्या होगा, पैसा होगा, कि आपको अगर कोई कंपनी तभी खरीद पाओगे जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके पैसे नहीं होंगे तो आप नहीं खरीद पाओगे। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, बजट हो गया, रेशियो एनालिसिस, ये सब का सब, प्रॉफिट एनालिसिस, ये सब का सब क्या है आपका, ये आपका फोकल पॉइंट और डिसीजन मेकिंग। क्लियर। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस मेजर करना, साथ में क्या, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, एडवाइजरी रोल और इंफॉर्मेशन जनरेटर फॉर वेरियस स्टेक होल्डर, जो भी आपके शेयर इन्वेस्ट करेंगे, आप में जो पैसा लगाएंगे आपकी कंपनी में, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन देना कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके आती है, जनरेटर फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है। बाकी आप देख ही सकते हैं मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या, परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर है, ठीक है। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो क्या होगा, रिस्क कम होगा, बेसिक चीज सी बात है।
बेसिस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज योर प्रिंसिपल्स, ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। वन इज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड लिक्विडिटी। ये चार हैं, थोड़े से बड़े बड़े टर्म से बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं, जिसको देख करके आप लोग ऑब्वियस सी बात है डर गए होगे, ठीक है, कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या हो गया कि देखिए, फर्म हैज स्केर्स रिसोर्सेज दैट मस्ट बी एलोकेटेड अमंग कंपीटिंग यूसेस, ठीक है, जो कम सोर्सेज है उसको ढंग से यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज जो आपके पास कम है उसको ढंग से यूटिलाइज करना, सबसे पहली चीज। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ पर आपको कितना पैसा लगाना है। नाउ इसी बात पे लेट अस कंसीडर वन इंपॉर्टेंट थिंग, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। आपके पास, आपको एक कंपनी शुरुआत करनी है, ठीक है, अगर आपको कंपनी बिल्डअप करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ठीक है। सो आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं, लेट अस सपोज आपको ट्राउजर्स बनाने का आपने सोचा कि आप एक ट्राउजर कंपनी खोलेंगे, नेम इट XYZ, इफ यू हैव मेड दैट पर्टिकुलर डिसीजन। अब ये ट्राउजर जो रहेंगे, ट्राउजर बनाने के लिए आपको काफ़ी सारे मशीन्स, काफ़ी सारे इक्विपमेंट, काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, बट आपके पास उतना पैसा है नहीं। सो आप क्या करेंगे, उस वक्त प्रॉपर जितना भी पैसा आपके पास कैपिटल है उसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे और इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे जहां पर बहुत ज़्यादा नेसेसरी, वहीं करेंगे। इधर उधर तो करेंगे नहीं कि एक्स्ट्रा ये भी लेते हैं, थोड़ा शो लाइटिंग कर देते हैं, थोड़ा इधर एक्स्ट्रा मशीन रख लेते हैं, इससे हम लोग कढ़ाई भी कर सकते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें आपके उतना पैसा खत्म हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ नहीं होती है, क्लियर। सिमिलर वे में क्या होता है, यहां पर एक आता है हर्डल रेट। क्या वर्ड आता है, हर्डल रेट। हर्डल रेट क्या होता है, हर्डल रेट वो रेट होता है जहां पर जितना ज़्यादा रिस्की रहता है प्रोजेक्ट उतना ही ज़्यादा हर्डल रेट ज़्यादा रहता है। हर्डल रेट मतलब, हर्डल मतलब क्या होता है, बाधा, ठीक है। सो हम लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट को प्रपोज, इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब आपका मिनिमम एक्सेप्टेबल हर्डल रेट हो। बात समझ आए। जैसे आपने शार्क टैंक के एपिसोड्स देखे होंगे, शार्क टैंक के एपिसोड्स में क्या होता है, आपके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बैठे रहते हैं, ठीक है। ये क्या आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, आप उनके सामने लेकर के जाते हो, प्रपोजल लेकर के जाते हो, ठीक है। सो वो ये चीज़ देखते हैं क्या कि हर्डल रेट कितना है, रिस्कियर कितना है। अगर रिस्की ज़्यादा रहेगा तो हर्डल रेट भी उसी के हिसाब से ज़्यादा रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि कहां पर कितना पैसा लगाना है। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्ट करना, और फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब यहां पर हो गया किस तरीके से वो पैसा पाना है, किस तरीके से वो पैसा मतलब कि उसको, आपकी जो नीड है पैसे की, उस चीज को कैसे पूरा हो सकता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके इनिशियल में आपने पैसा लगा दिया अपने ट्राउजर्स के उसमें एंड देन यू वोंट नीड मनी, नहीं ना। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर फाइनेंसिंग डिसीजन, ताकि आप अपने क्लियर कट तरीके से फंड्स को एक्वायर करते रहें और साथ में इन्वेस्टमेंट की नीड को फुलफिल करते रहें। याद रखिएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन हमेशा कोरिलेट किससे करेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से करेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी बार बार चाहेगी जब तक वो प्रॉपर रनिंग कंडीशन में नहीं आ जाती। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने आज अपना ट्राउजर की कंपनी खोला, ठीक है, ABC कंपनी, तुरंत थोड़ा ना बिकने लगे यार। आपको मार्केटिंग करनी होगी, आपको अपने कपड़े की क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। कपड़े की क्वालिटी अगर आप अच्छे रखोगे तब जाकर के लोग खरीदेंगे। उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, तो बहुत इन्वेस्टमेंट नीडेड होता है, क्लियर। सो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या करता है, ये जो पैसे, जो बार बार जो आप पैसे खर्च करोगे एडवर्टीजमेंट में, जो आप पैकेजिंग में, ठीक है, जो आप एक्स्ट्रा शॉप्स वगैरह जो ओपन करोगे, ये सब जो होता है ये फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है, ताकि जो फंड की रिक्वायरमेंट हो वो फंड की को फुलफिल किया जा सके। एक्वायर फंड टू मीट द फर्म्स इन्वेस्टमेंट नीड्स, ठीक है, क्लियर। नाउ अब देखिए, प्योर इक्विटी फर्म, जीरो डेट फर्म्स, द शेयर होल्डर्स रिटर्न शुड बी इक्वल टू द फर्म रिटर्न, इक्वल टू द फर्म रिटर्न। अब इन सब के चक्कर में अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो बस मोटा मोटा समझ लिए, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। इक्विटी मतलब क्या होता है, बराबर, इक्वल, है ना। हमने देखा था इक्विटी का मतलब क्या होता है,
ठीक है, ट्रीट इट विथ रिस्पेक्ट। ओके, सो इक्विटी इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस इज बराबर की चीज़ें। मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि शेयर होल्डर के पास जितना प्रॉफिट आएगा उतना ही कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा। ठीक है, एक कंपनी का मान लीजिए 100 शेयर होल्डर है, तो 100 शेयर होल्डर का मिला करके आपके पास जो प्रॉफिट आएगा दोनों का प्रॉफिट क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दैट इज योर इक्विटी, दैट इज योर इक्विटी। इसलिए कई बार आपने सुना होगा शार्क टैंक में बोलते हैं इक्विटी को लेकर के इतना % इक्विटी, 2% इक्विटी या 3% इक्विटी, दैट इज इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन होता है, डिविडेंड डिसीजन में क्या होगा, डिविडेंड डिवाइड करना। किसको डिवाइड करना? आप अपने कैश को किस तरीके से फ्लो जारी रखो। डिवाइड करना मतलब कंपनी को थोड़ा सा डिवाइड करना। कंपनी को ऐसा नहीं कि काट करके आप किसी को बेच रहे हैं, बट यू आर सेलिंग शेयर्स। कंपनी का शेयर बेच रहे हैं। ये शेयर बेचने से क्या होगा? ये शेयर बेचने से लोग उसको खरीदेंगे। जब लोग उसको खरीदेंगे तो पैसा किसको देना है? आपकी कंपनी को पैसा देना है। सो दैट इज योर डिविडेंड डिसीजन। सो शेयर प्राइस जो होता है एक पर्टिकुलर फर्म का, ये आपका डिविडेंड डिसीजन के अंदर में आता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, लिक्विडिटी डिसीजन। आप पूरी तरीके से मार्केट पे नहीं छोड़ सकते, सो आपके पास कुछ ना कुछ लिक्विडिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए आपके पास। जब कभी भी आप कहीं बाहर गए होंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है। सो इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। वैसे ही कंपनी को सर्वाइवल के लिए लिक्विड एसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, लिक्विड एसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट को फुलफिल कर पाए। क्लियर? ओके, ज़्यादा उसमें कुछ घुसने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल में देखेंगे, अगर सरसरी निगाह से भी देखेंगे तो क्या है? एडिक्वेट रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स, प्रॉपर फेयर रेट ऑफ रिटर्न टू द सप्लायर। ठीक है, एंश्योर डिफरेंट यूटिलाइजेशन, डिवाइस अ डेफिनेट सिस्टम फॉर इंटरनल इन्वेस्टमेंट, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। क्या था इसमें? कुछ नहीं, आपको बस पैसे देखने हैं, पैसे का किस तरीके से यूज हो रहा है, कॉस्ट किस तरीके से कम हो रही है, कोऑर्डिनेट किस तरीके से किया जा रहा है एक्टिविटीज़ को। ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन में आती है, जो हमने स्लाइड्स में भी देखा था। हम ये चीज़ डील कर चुके हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हम दोनों चीज़ डील कर चुके हैं, प्रॉफिट एज वेल एज वेल्थ। ज़्यादा उसमें हम लोग ने पीपीटी के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो ये वाला पेज मैं स्किप कर रहा हूँ। ये आप कुछ देख सकते हैं, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब धन बढ़ाना मतलब क्या हो गया? कंपनी की वैल्यू को बढ़ाना। ठीक है, उसमें इतना आपको घुसने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द मेन टॉपिक कम्स इज इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। किसके बीच का है? रेवेन्यू एंड कॉस्ट के बीच का फर्क है आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्लियर? इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू और कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या हो गया? जहां पर आपका एक्चुअल बिजनेस का कॉस्ट और साथ में जो इधर उधर का जो पैसा लगा उसका कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? वापस से बोलता हूं, इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब इकोनॉमी मतलब पैसा, पैसे का प्रॉफिट जो आया, अकाउंटिंग नहीं है। किसका है? आपका इकोनॉमिक का है। कुल मिलाकर के देखा जाए कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपने पैसा लगाया। ठीक है, कितना पैसा लगा मतलब इसमें बिजनेस कॉस्ट भी है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी है। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट आर पेमेंट्स दैट आर नेसेसरी टू सिक्योर द नीडेड रिसोर्स। आप कोई कंपनी में, मतलब कोई जो आपकी कंपनी है, आपकी कौन सी, आपकी ट्राउज़र की कंपनी है, उस ट्राउज़र की कंपनी में आपने कुछ चीज़ों के लिए पैसे खर्च किए, जैसे मशीन्स के लिए। अगर आपने मशीन्स के लिए पैसा खर्च किया, सो दैट वाज ए नीडेड रिसोर्स। ठीक है, दैट आर नेसेसरी टू सिक्योर द नीडेड रिसोर्स। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका किस में आ गया? इकोनॉमिक प्रॉफिट में आ गया। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? डिफरेंस होता है किसके बीच का? रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपको ध्यान में क्या रखना रहता है? इकोनॉमिक वैल्यू। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना होता है? इसमें ध्यान में रखना होता है कॉस्ट रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ध्यान में रखिए, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब कितना आपके पास पैसा है, कितना अवेलेबल है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, फ्यूचर में कितना आपके पास कैश होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से फर्म्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉस्ट कैपिटल यहाँ पर क्या दे, कैलकुलेट दे रखा है ना, ये आपको बस बता रहा है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्म्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एजेंसी रिलेशनशिप। अब देखिए एजेंसी रिलेशनशिप क्या है कैसा है, इसको ज़्यादा उतना आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एक लाइन भी पढ़ेंगे तब भी, आप शुरू के 2 लाइन पढ़ेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। देखिए व्हेन फर्म्स आर स्मॉल दे यूजुअली फंक्शन एज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स और ओनर। As the volume and the complexity of business increases, the sole proprietorship for partnership firms convert themselves into public limited company और joint stock company। यही होता है एजेंसी रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है, वापस से आपकी कंपनी छोटी रहेगी तो आप ओनर रहेंगे, कंपनी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको शेयर वगैरह लोगों को देने पड़ेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ सके। सो वो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी या स्टॉक जॉइंट कंपनी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था इस पीडीएफ को उतना डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस पीडीएफ को उतना डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। दैट वाज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड विथ एजेंसी रिलेशनशिप। इसमें कहीं पर आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, मतलब जहाँ पर आपका दिमाग खराब हो सकता है। सो इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस यहाँ देखिए प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ एजेंसी रिलेशनशिप। In agency relationship, agent is charged with the responsibility of acting for the principal and the best interest of the principal. But it's possible agent may act in a fashion which serve his or her own self-respect. ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। Now this is a little bit important. Cost of agency relationship, यहाँ पर है आपका मॉनिटरिंग कॉस्ट, बॉन्डिंग कॉस्ट एंड रेसिडुअल कॉस्ट। रेसिडुअल कॉस्ट से शुरुआत करते हैं। रेसिडुअल कॉस्ट क्या है, ठीक है। रेसिडुअल कॉस्ट, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, बचा हुआ मतलब इज द रिमेनिंग कॉस्ट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बॉन्डिंग एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट। अब बॉन्डिंग कॉस्ट क्या होता है, बॉन्डिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होता है दैट इज इनकर्ड बाय द एजेंट टू एंश्योर द प्रिंसिपल दैट दे विल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। जो पैसा लगा रहे हैं उसको बेस्ट इंटरेस्ट मिले, सिंपल बॉन्ड का, ठीक है, बॉन्डिंग का। मॉनिटरिंग कॉस्ट क्या होता है, देख रेख रख रखाव का जो पैसा लगता है मॉनिटरिंग कॉस्ट वो आ जाता है आपका, ठीक है। तो सो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज स्पेंड्स ऑन प्रिपेयरिंग दीज स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट जो आप लोगों को दे रहे हैं वो भी आपका मॉनिटरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। देखभाल रख रखाव ये मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो बॉन्ड, ये आपका जो मॉनिटरिंग कॉस्ट आ जाता है, इस मॉनिटरिंग कॉस्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है, शेयर होल्डर में रिक्वायर द मैनेजर टू पीरियोडिकली रिपोर्ट देयर एक्टिविटी वाया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। बाकी ये सब हम लोग कर चुके हैं पीपीटी के थ्रू। अब यहाँ पर ये सब देखिए चीज़ें सेम, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्विजिशन ऑफ फंड, ये सब चीज़ें डील कर चुके हैं। एक्विजिशन, एलोकेशन, यूटिलाइजेशन, डिस्पोजेबल। अब आपको केवल और केवल क्या देखना, हाईलाइटेड पोर्शन देखना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, लीगल ऑब्लिगेशंस कैसे होने चाहिए, ठीक है, जो लॉ उस पर गवर्न करें। इतना ही था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इतना ही पोर्शन था अप टू योर 10 पेजेस, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। आई होप आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू क्लैरिफाई इट। अगर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, अब मैं आप लोगों को कॉल करके समझा दूंगा, ठीक है। कमेंट दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड और यू डिडंट गेट इट, ठीक है। आप कमेंट करो कि सर आई डिडंट गेट इट, दिस इज माई ईमेल आईडी, ड्रॉप योर ईमेल आईडी, आई विल ड्रॉप योर ईमेल आईडी और सेंड मी एन ईमेल ऑन mechanicalvitamin@gmail.com विथ योर कॉन्टैक्ट। आप अपना फ़ोन नंबर लिख करके उसमें दीजिए, सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, उस मैकेनिकल वाइटामिन पे आप ईमेल कर दीजिए, आई विल कॉल यू एंड देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसमें आप ड्वेल करेंगे, जितना ज़्यादा आप घुसेंगे इसके अंदर में, आप उतना परेशान होते जाएंगे एंड दिस इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर घुसेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और आप इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने नहीं बैठे हैं, जो कि क्लियर कट बात है। क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपके लिए ही नहीं, सबके लिए है। जो हिस्ट्री पढ़े होंगे, जो बीएससी किए होंगे, जो बीए किए होंगे, सबके लिए है ये चीज़। सो इट इज़ अ न्यू टॉपिक, सो इतना डेप्थ में पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और अगर पूछेगा तो मैक्सिमम लोगों के लिए पूछेगा टफ। ओके, नाउ नेक्स्ट, सिंस आई विल आज पीडीएफ ये कंप्लीट कर देंगे, भले इट विल टेक वट एवर टाइम इट विल टेक। ओके, सो टुडे वी विल कंप्लीट दिस पीडीएफ, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा डर खत्म हो जाएगी ये 54 पेजेस का, इसमें क्या समझाना है। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, किस तरीके से परफॉर्मेंस है, किसकी परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस। ठीक है, और कंपनी की परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करेगी, कंपनी की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी किस पर, एम्प्लॉय के बिहेवियर पे, या मैनेजमेंट का बिहेवियर एम्प्लॉय के प्रति। ये होता है आपका क्या, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर देख लीजिएगा किन्होंने टर्म को कॉइन किया था, कॉइन्स द टर्म परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, किन्होंने, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, ओके सॉरी फॉर, लेट मी अनडू इट। ओके, सो परफॉर्मेंस मैनेजमेट फीवर, RUHIP टू माई जाइव, ये क्या था, कॉइन्स द टर्म परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन द लेट 70s टू डिस्क्राइब अ टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग बोथ बिहेवियर एंड रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक है, देखिए, सर्टेन एम्प्लॉयज हु वर सोलिली ड्रिवन बाय फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। ठीक है, वेयर एम्प्लॉयज वर ड्रिवन बाय लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल, इट फेल्ड मिजरेबली। बात को ध्यान से सुनिए, जहां पर कंपनी में आप केवल और केवल, जहां पर एम्प्लॉय केवल और केवल अच्छे से काम करें इस चीज़ के लिए कि उनको नई स्किल्स और अपने हुनर में बढ़ोतरी मिलेगी, इसके लिए अगर एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस एंड ऑल गेन करने के लिए, तो वो कंपनी जल्दी खत्म हो जाएगी, इट फेल्ड मिजरेबली। बट वो कंपनियां बढ़िया काम करती हैं जहां पर एम्प्लॉय हु आर सोलिली ड्रिवन बाय फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, पैसा मिलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे, वो कंपनी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। ठीक है, नाउ जैसे कि लास्ट लाइन भी अगर आप देखें तो क्या है यहाँ पर, द रियलाइजेशन दैट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मैनेज एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस वॉज नीडेड। रियलाइजेशन दैट कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर रिवॉर्ड वाला टेक्निक सही रहेगी। अब देखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स। अब इसको ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको क्या देखना ये कब हुआ था, एंड देन आपको देखना है कि कहाँ पर हुआ था, जो थोड़ा बहुत है। ठीक है, सो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस इन द वर्क प्लेस, फाउंडेड इन 1962। कहाँ पर यूज हुआ था, यूएस में, कनाडा में एंड 40 अदर कंट्रीज में। क्लियर, क्या काम था, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस वर्क प्लेस के अंदर है। नेक्स्ट फॉर इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ये क्या था, 7500 HR प्रोफेशनल को फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो कि यूएस के हैं, वहां पर इसको प्रेजेंट किया गया था। प्रेजेंट मतलब उनको एनालिसिस की गई थी। ठीक है, एनालिसिस मतलब इन द सेंस 7500 HR को वहाँ पर इन्होंने, जो आपके इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। क्लियर, कब फाउंड हुआ था ये देख लीजिए, 1906 में, 1906 में। क्लियर, नेक्स्ट, इसको नहीं देखने की कोई जरूरत नहीं। व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? परफॉर्मेंस मैनेजमेट is a process that provides both manager and the employee the chance to determine the shared goals that relates to the overall goals. ठीक है, देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कुछ नहीं है, जैसे कि आप कभी टेस्ट देते हैं, अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज बताऊं, कभी आप परीक्षा देते हैं या टेस्ट देते हैं, सो वहाँ पर क्या होता है, आपके परफॉर्मेंस का मैनेज होता है। क्यों, कैसे?
आपने जो टेस्ट सीरीज खरीदा, क्या आप उस टेस्ट सीरीज को पूरी तरीके से दे पा रहे हो या आधे अधूरे में छोड़ दे रहे हो? क्या आप उसको पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हो उसमें, या कहीं कमी रह रही है? कमी रह रही है तो उसको किस तरीके से आप सही कर सकते हो? ठीक है। सो ये सब क्या है, ये आपके परफॉर्मेंस के मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो आप टेस्ट के लिए दे रहे हो। वैसे ही यहाँ पर कंपनी के अंदर में ये मैनेजर को एज वेल एज एम्प्लॉय को एक प्रोसेस बताती है जहाँ पर शेयर्ड गोल क्या है, मैनेजर का और एम्प्लॉय का, कंपनी की बढ़ोतरी हो, और साथ में ओवरऑल जो हो आपका गोल, जैसे पैसा कमाना हो गया, एम्प्लॉय की भी बोनसेस मिल रहे हैं, एम्प्लॉय की तरक्की हो रही है, और साथ में कंपनी की भी तरक्की हो रही है। दैट इज़ व्हाट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है हु कंडक्ट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हु कंडक्ट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जनरली कौन होता है? वर्क टीम लीडर, सुपरवाइजर, मैनेजर, डायरेक्टर्स और डिपार्टमेंट चेयर। ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टूल्स हैं, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो क्या है कि नेगोशिएट रिक्वायरमेंट्स, accomplishment based performance standards, outcome measures, provide effective orientation, educate and training provide करें, provide ongoing coaching and feedback provide करें। these are all nothing but आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक important point है, this point is important, assist the exit interviews to understand why valued employee leave organization। अगर आपकी कंपनी को छोड़ करके कुछ लोग जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, इस बारे में भी असिस्ट करना किसका काम होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का होता है। अब ये जो आपका फैक्ट्स पोर्शन है, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट, मतलब ना के बराबर इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी देख लीजिए। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम आर डिजाइन टू रिजॉल्व प्रॉब्लम कंसर्निंग हेल्थ, मैरिज, फैमिली, फाइनेंस, अल्कोहल, ड्रग, लॉ, स्ट्रेस। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान है अगर स्ट्रेस में है, परेशानी में है, तो उसको दिक्कत महसूस हो सकती है, उसकी वजह से उसका काम इफेक्ट हो सकता है, जिसको दूर किया जाता है किसमें? एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर में। क्लियर? नाउ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय डिफर्स, प्लानिंग वर्क, सेटिंग गोल्स, ऑफरिंग फीडबैक, इसको उतना देखने की जरूरत नहीं है। जहां पर मेन देखने की जरूरत होगी मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है। प्रोसेस देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का? प्लानिंग। उसके बाद क्या है? प्लानिंग के बाद आपका क्या है? प्लानिंग के बाद है, प्लान के टाइप देख लेंगे, उसके क्या पहले प्लानिंग है, ये राइट इमेज। प्लानिंग, डेवलपिंग, मॉनिटरिंग, रेटिंग एंड देन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है डेवलपमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। और इसको रट जाइए मतलब एकदम यू शुड क्रैम इट अप। पहला पर क्या है, दूसरे पर क्या है, तीसरे पर क्या है? फर्स्ट प्लानिंग, डेवलपिंग, मॉनिटरिंग, रेटिंग, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है। PDMRDP ऐसे करके याद रख सकते, PDMRDP, डेवलपमेंट प्लानिंग। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। प्लानिंग कौन सा फेज होता है? जहां पर इस्टेब्लिशिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाइंग एसेंशियल फंक्शन। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिए थे हम लोग, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में हमने देखा था कि वहां पर क्या क्या आपको लिखना रहता है। सो यहाँ पर क्या होता है, वेकेंट पोजीशन को आप डिस्क्राइब करते हैं, फंक्शंस बताते हैं, टास्क बताते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम कितने टाइम के लिए चाहिए, क्वालिफिकेशन कौन सी चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल रिक्वायरमेंट बताएंगे, सैलरी की रेंज बताएंगे, और ये किसको रिपोर्ट करेगा, और मतलब उसकी जो पोजीशन जो उसको मिलेगी वो। दैट इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? स्ट्रेटेजिक प्लान में कंपनी आगे चल करके कितना ज़्यादा मुनाफा करेगी, किस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है, जो भी अपना हमारा डिसाइडेड गोल है वहाँ पर किस तरीके से पहुँचेगी, एंड हमें कैसे पता लगेगा कि हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं या नहीं पहुँच चुके हैं। ठीक है। स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव क्या होता है? स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव में हम लोग एक पर्टिकुलर, ये देखिए सबसे पहली चीज़ याद रखिए डायनेमिक प्रोसेस है, पहले ये ध्यान में रखिए जो वर्ड है मेन में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या हो गया? इट इज अ चेंजिंग प्रोसेस। चेंजिंग प्रोसेस मतलब क्या हो जाता है? चेंजिंग प्रोसेस मतलब वो समय के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। सो जनरली क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए 1 या 2 साल के लिए हम लोग स्ट्रैटेजिक आपका ये करते हैं, स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स लेते हैं, डेफिनेट स्टेप्स लेते हैं, इनिशिएटिव डेफिनेट स्टेप। सो प्लानिंग ये आ गया। नेक्स्ट इज डेवलपिंग एंड मॉनिटरिंग। सो डेवलपिंग में क्या आ गया? डेवलपिंग में हम लोग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डेवलप करेंगे।
डेवलपिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, कि किस तरीके से काम होना चाहिए था, जो ज़रूरत थी क्या वो पूरी हो पा रही है या नहीं पूरी हो पा रही है, या उसके बियॉन्ड जा रही है या उसके कम जा रही है, मतलब जिस तरीके का आप प्रोडक्ट चाहते थे उस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। साथ में क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर जनरली आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिसको सरसरी निगाह से देख लीजिए। स्टैंडर्ड विल बी सुटेबल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, एक्चुअल वर्क कंडीशन, साथ में क्या अंडरस्टूड बाय द एम्प्लॉय एज वेल एज स्टैंडर्ड्स विल बी एक्नॉलेज्ड बाय द एम्प्लॉय, एक्नॉलेज्ड बाय द एम्प्लॉय। ये ध्यान में रखने वाली बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई विल यूज अनदर हाईलाइटर टू हाईलाइट इट, ग्रीन हाईलाइटर आई थिंक सो। So standards of performance are usually in the form of rating 1 to 5 and A to E that are used by performance manager to rate employee actual level of performance। ये important है। कई बार क्या होगा, आपको सीरीज दूसरी दे दी जाएगी, 1 to 8 दे सकते हैं, 1 to 9 दे सकते हैं। अब जो स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर आपने नहीं देखा 1 to 5 और A to E, तो आप वहाँ पर जाकर के कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड वॉज मॉनिटरिंग, ठीक है, थर्ड वॉज मॉनिटरिंग एंड देन रेटिंग, मॉनिटरिंग रेटिंग, उसके बाद क्या था आपका डेवलपमेंट प्लानिंग। तो मॉनिटरिंग रेटिंग को हम लोग देख लेते हैं। मॉनिटरिंग में क्या करना है, हम लोग मॉनिटर करते हैं एम्प्लॉय के काम को और हम लोग उसको क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। इसके अंदर में सब कुछ आता है। मॉनिटर मतलब देखना उसको किस तरीके से, जैसे ट्रेनिंग पीरियड होती है ना, ट्रेनिंग पीरियड में आप ध्यान रखा जाता है कि कोई इंसान किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, कोई इंसान किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब क्या हो गया, जैसे ये हो गया कि उसका बिहेवियर कैसा है, एक्शन कैसा है, रिजल्ट्स कैसा दे रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज नोटेड और चेक्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बिहेवियर फीडबैक। क्लियर। नेक्स्ट रेटिंग, रेटिंग इज अप टू योर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और ये किसके बेसिस पर होता है, पहले ये देख लीजिए। ये पहली बात क्या होता है, पहली बात होता है ये होता है आपका अनबायस्ड असेसमेंट। अनबायस्ड मतलब कोई उसमें ज़बरदस्ती या झूठ कपट नहीं होता, किसी का गलत नहीं होता। सो इसके बाद फीचर्स कौन कौन से हैं, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या है, रेटिंग स्केल्स क्या है, उसके सिग्नेचर, और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डेवलपमेंट रिकमेंडेशन कि वो और किस में सुधार कर सकता है। क्लियर ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई टू इम्प्लीमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल इम्प्लीमेंट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रखने से क्या होता है, मैनेजर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती है अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, जो कि हेल्प करेगा एम्प्लॉय को उसके जॉब को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में। दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग में क्या होगा, डेवलपमेंट प्लानिंग में कंटिन्यूस वे में लर्निंग करते रहना, चीज़ें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, ठीक है, उसके लिए प्लान बनाना। क्लियर। साथ में अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एनकरेज करना कि आप नई नई चीज़ें सीखिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए। तो इससे क्या होता है, इससे उनके अंदर उत्साह की भावना रहेगी और वो ढंग से अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। साथ में कुछ कंपनीज ऐसी रहती है जो आपको आप उस कंपनी में जॉब करें एंड दे विल ऑफर यू टू स्टडी इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। इससे क्या होता है, इससे करियर रिलेटेड स्किल और एक्सपीरियंस में डेवलपमेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय का, जो कि एज एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव देखेंगे दैट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और कोई कंपनी अगर आपके लिए इतना करें, यू वुड बी मच मोर लॉयल टू दैट कंपनी, ठीक है। और ये सब करने से क्या होता है, इट रेजेस स्टैंडर्ड्स, इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सपर्टीज डेवलप करता है। क्लियर, गुड। ना डेलीगेशन, डेलीगेशन में आपको अब कुछ ज़्यादा उतना देखने की जरूरत नहीं, बस डेलीगेशन का आपको मीनिंग देख लेना है। डेलीगेशन मतलब क्या होता है, डेलीगेशन मतलब अपना काम आपको बांट देना। डिवाइड और डेलीगेशन में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। ये क्या होता है, डेलीगेशन बीइंग अ प्रोसेस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी। डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होगा, अथॉरिटी मीन्स पावर एंड यू आर गोइंग टू डिवाइड योर पावर टू डिफरेंट पीपल, ठीक है। ऐसा क्यों, मतलब मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंडर में 100 एम्प्लॉई हैं, तो क्या मैं 100 एम्प्लॉई को हैंडल कर पाऊंगा इकट्ठे, नहीं, आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट। सो मैं क्या करूँगा, मैं डेलीगेशन का यूज़ करूँगा, मतलब मैं वहीं पर एक को पकड़ लूँगा, मैं उसको अथॉरिटी दे दूँगा। जैसे सिमिलर वे में एक आप एग्जाम्पल लीजिए। आप सब लोग जब कभी स्कूल में रहे होंगे
बिल्कुल रहे होंगे। वहाँ पर क्लास मॉनिटर बनाया जाता था। क्लास मॉनिटर के पास एक जिम्मेदारी रहती थी कि क्लास की उसको डिसिप्लिन को मेंटेन रखे, शांति को मेंटेन रखे। सो इट इज जस्ट लाइक अ डेलीगेशन। तो क्लास मॉनिटर से सब लोग डरते थे। क्यों डरते थे? बिकॉज ही हैज द अथॉरिटी और द पावर टू कंप्लेन अगेंस्ट यू टू द टीचर। तो सिमिलर वे में यहां पर भी क्या होता है, ज्यादा लोग हैं, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, मतलब अथॉरिटी को डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? यहां पर क्या होता है, आप टू अ सबऑर्डिनेट और अनदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट टू एक्ट इन अ सर्टन वे इंडिपेंडेंटली। मैंने अभी आपको मॉनिटर वाला एग्जांपल दिया, जस्ट फॉलो इट। ऑथराइजेशन टू अ सबऑर्डिनेट, टीचर तो है नहीं वो मॉनिटर, वो तो क्लास का स्टूडेंट ही है। आपने उसको पावर दे दिया, आपने उसको पावर दे दिया, ठीक है। या आपने किसी और से, अनदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को आपने बुला करके पावर दे दिया कि वो अपने तरीके से, पूरी तरीके से काम करे, ठीक है। बट विद इन द पॉलिसी, विद इन द रूल्स एंड विद इन द रेगुलेशन, उसी के अंतर्गत में काम करे। ये नहीं कि वो किसी बच्चे को मार दे, थप्पड़ मार दे, कुछ कर दे। मॉनिटर ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। डेलीगेशन हैज अ डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सुपीरियर और डेलीगेटर डेलीगेट्स द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट बट एट द सेम टाइम रिटेन्स द अथॉरिटी, एट द सेम टाइम रिटेन्स द अथॉरिटी। मतलब क्या हो गया कि डुअल कैरेक्टर मतलब एक तो वो अथॉरिटी दे रहा है उसको, मॉनिटर को, टीचर एक मॉनिटर को क्या दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है, ठीक है। अथॉरिटी दे रहा है, बट उसके बाद में अथॉरिटी ले भी, जैसे टीचर क्लास में आएगा, बच्चे शांत हो जाएंगे, मॉनिटर जाकर के सीट पर बैठ जाएगा। सो इट हैज अ डुअल कैरेक्टर। वो अथॉरिटी दे भी रहा होता है और अथॉरिटी ले भी रहा होता है, इस बात को याद रखिएगा। सिमिलर वे में डेलीगेशन इंप्लॉइज पार्शियल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यह भी हमने देखा। सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, यहां पर yes, the delegator does not delegate his entire authority to his subordinate, he delegates all his authority. He cannot exercise the power to supervise and control, therefore delegation is subject to specific or limited term. तो कभी भी टीचर मॉनिटर को क्लास में क्यों खड़ा करेगा, जब वो कहीं बाहर रहेगा, किसी मीटिंग में जाएगा, तब जब टीचर कहीं जाएंगे बाहर, या फिर जब कहीं पर कोई और प्रॉब्लम होगी, तो पूरी तरीके से वो तो अपनी अथॉरिटी नहीं देते हैं मॉनिटर को, टीचर्स कभी नहीं देंगे। तो जब टीचर्स कभी मॉनिटर को वो अथॉरिटी देंगे ही नहीं, सो इट हैज़ अ पार्शियल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। समझ रहे, पार्शियल अथॉरिटी दे रहे हैं, कि बस आपको क्या करना है, मेंटेन द डेकोरम, आपको इतना काम है, आप इतना काम करिए, अपने तरीके से काम करिए, जिस भी तरीके से आपको शांत कराना है, क्लास शांत कराइए। क्लियर? Now authority once delegated is subject to variance. It can be enhanced, reduced or withdrawn. Obvious सी बात है, आप मॉनिटर बनाए हैं, ठीक है, तो एक गर्ल्स मॉनिटर, एक बॉयज मॉनिटर बनाते हैं, या फिर आप एक मॉनिटर को बोल दीजिए कि आप 2 क्लासेस को देखोगे, दोनों क्लासेस यहीं पर बैठी हैं। सो इट कैन बी एनहांस्ड, बढ़ गई जिम्मेदारी, या फिर कम किया जा सकता है कि आप केवल और केवल बॉयज़ को देखिए, या फिर टीचर ही आ जाए क्लास में तो उसका पूरा का पूरा जो अथॉरिटी रहती है वो रिप्लेस हो जाती है। क्लियर? यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेलीगेशन के लिए, बाकी और चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नीड फॉर डेलीगेशन में देखें, नीड ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इसलिए है काम ज़्यादा है तब, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है चीज़ों की तब, और क्या है, सेव्स टाइम फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग, ठीक है। एजुकेटिव वैल्यू, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, टू ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, जियोग्राफिकल डिस्पर्जन, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, हेल्थ एंड सक्सेसर। तो ये देखिए, इसमें कुछ आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, डेप्थ में जाएंगे तो आप पढ़ते चले जाएंगे, बस आपको एक एक लाइन देखनी है, चलिए देख लेते, वो भी देख लेते, वरना कहेंगे कि सर आपने कंप्लीट नहीं कराया, ठीक है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ वर्क अगर ज़्यादा है, अगर काम का अमाउंट ज़्यादा है, तो आप अकेले तो कर नहीं पाएंगे ना ही, तो आप क्या करोगे, आप डेलीगेशन यूज़ करोगे। डेलीगेशन में क्या करोगे कि आप थोड़े बहुत इधर उधर कर दोगे, मतलब लोगों को दे दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप सारा का सारा अपने ऊपर वर्कलोड नहीं ले पाओगे, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा, वर्क खराब हो जाएगा। सो इसकी वजह से आप क्या करते हो, डेलीगेशन करते हो। तो जब ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व रहेंगे, सो क्या होगा, ऑपरेटिव टास्क डिवाइडेड होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड स्पेक्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है।
अब आपको इतना ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाना है कि ये सब पढ़िए। कॉन्सिक्वेंटली देयर आर मेनी प्रेसेस विच आर वॉल्यूम रिलेटेड एंड विच आर राइज टू डेलीगेशन, ये सब पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है दिस हैज़ बीन कॉपीड फ्रॉम अ पर्टिकुलर बुक ओनली। ठीक है, दिस हैज़ बीन कॉपीड, टाइप तो है नहीं, तो दिस हैज़ बीन कॉपीड फ्रॉम अ वेरी ओल्ड बुक। सो सेव्स टाइम्स फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्लानिंग। ठीक है, किसको बनाना है, क्या करना है, किस तरीके से कहाँ पर क्या करना है, मैनेज हो पा रही है चीज़ें कि नहीं हो पा रही हैं। एजुकेटिव वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, एजुकेटिव वैल्यूज़ में क्या हो जाएंगे, एजुकेटिव वैल्यू क्या होता है, जैसे कोई भी टीचर अगर किसी मॉनिटर को रख करके जा रहे हैं क्लास से, तो क्या होगा, मॉनिटर क्या होगा, मॉनिटर के पास क्या एजुकेशन मिल रहा है, ही हैज़ लर्न्स लीडरशिप स्किल। ठीक है, वो अपनी डिसीजन कितनी अच्छी तरीके से ले पा रहा है। ठीक है, और साथ में उसको अपने पद का, अपने क्लास मॉनिटर के पद का होने का थोड़ा सा वो आता है, उसको समझ रहे हैं ना, कि उसको वो आ जाता है कि मैं घमंडी टाइप के हो जाते हैं। घमंडी मतलब इन द सेंस कि आई एम द क्लास मॉनिटर, ही हैज़ दैट पर्टिकुलर फीलिंग, दैट इज योर एजुकेटिव वैल्यू, लीडरशिप क्वालिटी, मोरल इंक्रीजेज देयर मोरल एंड ऑल। मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है कि ये किस तरीके से काम करेगा, कार्डिनल स्टेप इन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, टू ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से, जब आप डेलीगेशन करेंगे, मतलब जब आप अथॉरिटी को डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप केवल और केवल वहाँ के राजा नहीं बनेंगे। इससे जो आपके अंडर में जो एम्प्लॉय रहेंगे वो आपसे उतना ज़्यादा खौफ नहीं खाएंगे। खौफ मतलब इन द सेंस खौफ तो खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक आपसी बढ़िया माहौल रहेगा तभी जाकर के चीज़ें हो पाएंगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाला माहौल लाता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि इससे आउटपुट और एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, मतलब जो बातें बच्चे मॉनिटर से कह पाएंगे वो बच्चे आपसे, टीचर से तो कह नहीं पाएंगे। उसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, फिर चीज़ों के एक माध्यम मिल जाता है, एक जरिया मिल जाता है, ताकि आप तक बात पहुंचे और आपकी बात लोगों तक पहुंचे। ठीक है, मतलब वर्कर्स तक पहुंचे। जोग्राफिकल डिस्पर्जन, अब ये तो आप ऑब्वियसली पता, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव जोग्राफिकल डिस्पर्जन। कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ झारखंड से, कुछ उड़ीसा से, कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ साउथ से, कुछ राजस्थान से, दैट इज योर जोग्राफिकल डिस्पर्जन। ठीक है, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी हेल्प्स इन सक्सेस। तो इसमें उतना ज़्यादा मैं डेप्थ में बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें उतना कुछ है नहीं, मैंने इतना बता दिया। आई होप ये मोर देन इनफ होगा आपको समझने के लिए। ओके, टाइप्स ऑफ डेलीगेशन में देख लेते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ डेलीगेशन में आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाननी है। परमानेंट एंड टेम्पररी, फुल एंड पार्शियल, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, अब बस वर्ड देखिए, just look over the word. Okay, and once you look over the word, you will feel ki sorry, एक सेकंड। ओके, परमानेंट एंड टेम्पररी डेलीगेशन। परमानेंट एंड टेम्पररी मतलब क्या हो गया, या तो आप परमानेंट तरीके से मॉनिटर को अपॉइंट कर दिए, या आप टेम्पररी तरीके से मॉनिटर को अपॉइंट कर दीजिए। ये मॉनिटर वर्ड याद रखें तो डेलीगेशन विल बी मच मोर इजियर। सो डेलीगेशन में भी परमानेंट और टेम्पररी। इन केस ऑफ परमानेंट डेलीगेशन द पावर्स आर डेलीगेटेड फॉर एवर टू द सब्जेक्ट टू नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, और ये क्या होता है, कई बार हटा भी लिया जाता है। टेम्पररी डेलीगेशन क्या होगा कि आप थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं। फुल एंड पार्शियल डेलीगेशन, फुल डेलीगेशन क्या होता है, आप पूरी अथॉरिटी दे रहे हो या आप कम अथॉरिटी दे रहे हो। बात समझ रहे हैं, वापस से समझिए। परमानेंट एंड टेम्पररी डेलीगेशन मतलब क्या हो गया, परमानेंट एंड टेम्पररी डेलीगेशन मतलब ये हो गया कि परमानेंट डेलीगेशन में ये होगा कि पूरी तरीके से आप अथॉरिटी मॉनिटर को दे दिया, तुम मारो, तुम नोट सबमिट करो या क्लास नोट चेक करो। ठीक है, तो वहां पर आपका आ जाता है कि परमानेंट आपका आ गया। ठीक है, परमानेंट तरीके से जो करना करो, यू आर एज अ टीचर, यू आर वर्किंग एज अ टीचर। टेम्पररी डेलीगेशन मतलब यू आर वर्किंग एज अ क्लास मॉनिटर, आपके पास कुछ ही अथॉरिटी है। ठीक है, टेम्पररी हो, आप पूरी अथॉरिटी लो लेकिन यू आर टेम्पररी बेसिस। बात समझ रहे हो, यू आर टेम्पररी बेसिस, आप पूरी अथॉरिटी लो लेकिन यू आर फॉर टेम्पररी बेसिस। नेक्स्ट, फुल एंड पार्शियल, यू हैव द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप टीचर की तरह एक्ट करो, मारो चाहे जो करना है वो करो। पार्शियल मतलब क्या हो गया, आप उसको कम से कम करो, मतलब
यू कैनॉट हिट समवन, ठीक है, यू कैनॉट लाइक मेक देम, मतलब पनिश देम नहीं कर सकते, दैट इज पार्शियल डेलीगेशन। कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, पार्शियल डेलीगेशन हो गया। कंडीशनल और अनकंडीशनल, सर्टेन कंडीशन लगा दिया जाए तो वो कंडीशनल हो जाएगा, और कुछ बिना किसी कंडीशन के लगाया जाए तो वो क्या होगा, अनकंडीशनल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है डेलीगेशन इज कंडीशनल व्हेन सम कंडीशंस आर इम्पोज्ड ऑन द पर्सन, ठीक है, और ऑन हुम द डेलीगेशन इज कन्फर्म्ड, एंड सिमिलरली अनकंडीशनल विल बी अनकंडीशनल। उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्या, फॉर्मल वो होते हैं जिनको रिटर्न पूरा का पूरा रिटर्न रहता है, रिटर्न मतलब इन द सेंस कि लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लॉ मिलेंगे आपको, पूरा परफेक्ट लेटर मिलेगा कि पूरा ऑर्डर पूरा लॉ के हिसाब से आपको फॉर्मल मिलेगा। इनफॉर्मल मतलब कि तुम थोड़ी देर के लिए देख लो, वैसा करके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट मतलब होगा कि कोई भी इंटरमीडिएशन वाला इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब आप थर्ड पर्सन या पार्टी को बुलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका इनडायरेक्ट डेलीगेशन हो जाता है। क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन को आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, एक एक लाइन पढ़ेंगे तभी आप समझ जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, डेलीगेशन शुड बी डन इन अ क्लियर मैनर, ऑब्वियस सी बात है। मस्ट नो एग्जैक्टली हाउ मच अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड, कितनी अथॉरिटी दी गई है। द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू सर्टेन रिजल्ट बाय परफॉर्मिंग पर्टिकुलर एक्टिविटी। उसके बाद शुड गो एज को इक्वल, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सुपीरियर की, जिसको भी आपने दिया है अथॉरिटी। नेक्स्ट क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड हम लोग डील कर चुके हैं। साथ में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन ओपन होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब वर्कर्स और आपके बीच का, और आपके और वर्कर्स के बीच का। नाउ डेलीगेशन शुड बी सक्सीडेड बाय अप्रेजल, क्यों, क्योंकि कोई आदमी अथॉरिटी ले रहा है, आपके लिए उतना काम कर रहा है, सो ऐसा ना हो कि उसको उतना पैसा ना मिले, वो तो आपका ही रोल निभा रहा है लगभग, सो उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए क्या होता है, सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग सिस्टम रहता है। नेक्स्ट, डेलीगेशन शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड बी सिस्टमैटिक, properly planned and be systematic. properly planned and systematic. so properly planned and systematic मतलब क्या हो गया, एक ढंग से होना चाहिए, एक सिस्टम के तहत में होना चाहिए। अब हिंड्रेंस क्या है, अब इसमें हिंड्रेंस में अगर आप ये देख लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, स्टैब्लिश मेथड कोई इसका अवेलेबल है नहीं, कोऑर्डिनेशन ढंग का बन नहीं पाता, कम्युनिकेशन ढंग का हो नहीं पाता, ठीक है। कई बार क्या होता है, अनस्टेबल नेचर का होता है, और नॉन रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क रहता है। नॉन रिपीटेटिव मतलब जो बार बार नहीं होता, जैसे एक ही तरीके का ऑर्डर आपको पास करें, ए तुम उस मशीन पे काम करो, तुम उस मशीन पे काम करो, तुम उस, ये दिस इज रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। नॉन रिपीटेटिव मतलब कभी कोई पर्सन इस मशीन पे काम करे, कभी कोई दूसरी मशीन पे काम करे, कभी कुछ और हो रही है चीजें, दैट इज नॉन रिपीटेटिव। नेक्स्ट, साइज एंड लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में क्या, प्रॉपरली स्पेल्ड आउट पोजीशन और अनस्पेसिफिक टर्म्स ऑफ डेलीगेशन, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है, या कुछ ऐसा हिंड्रेंस, ठीक है। अब पर्सनल हिंड्रेंस के अंदर में कुछ नहीं है, अब ये तो आप देख ही लो यार, मैं तो यही कहूँगा, पर्सन हु राइज टू पोजीशन ऑफ हायरार्किकल लीडरशिप, दे आर अफ्रेड दैट अदर्स विल नॉट मेक देयर प्रॉपर डिसीजन, दे फियर दैट डिसलॉयल एंड सबवर्सिव पावर्स विल डेवलप अमंग स्ट्रॉन्ग सबऑर्डिनेट। ये सब उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ, जैसे कि यहाँ पर ये आपके हैं टेक्निक्स, इसको आप थोड़ा सा रिमेंबर रखिए, ये जो आपके 8 स्टेप दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट सबऑर्डिनेट्स कैपेबल ऑफ शोल्डरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेन देम टू कैरी, स्टैब्लिश जनरल पॉलिसी, स्ट्राइव टुवर्ड्स मैक्सिमम स्टैंडर्डाइजेशन। ये सब चीज़ें देखिए बहुत बेसिक है, ठीक है, इसमें उतना ज़्यादा डेप्थ में हम लोग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑनेस्ट है। नाउ यहाँ से आपका जो IAS-PCS पाठशाला है दैट इज स्टार्टेड। अब यहाँ से आपको केवल और केवल कुछ नहीं करना है, जो आपको ऑनेस्ट है वो आपको केवल और केवल हेडिंग पढ़ना है, हेडिंग पढ़ना है एंड यू विल गेट इट, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या है, कम्युनिकेशन शुड बी प्रॉपर, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, लोगों की बात सुनने की कैपेबिलिटी रहना चाहिए, उसी से आपको बिहेवियर पता लगेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम होगी। एम्पथी मैंने बताया था आप लोगों को एथिक्स की क्लास में, डिफरेंस बिटवीन कंपैशन एंड एम्पथी, ठीक है। अगर आप एम्पथी रखोगे तो क्या होगा कि आप उनकी जगह रख रहे हो, टू पुट योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ काउंटर पार्टी एंड सिंपैथाइज दैट देयर मोटिवेशन एंड एक्शन, ठीक है, दैट इज एम्पथी। कल के लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट अप्रेजल किया था, आई थिंक सो प्रोजेक्ट अप्रेजल किया था,
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे बैक नहीं, ये हम लोग ने किया था कल, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डिटेल। कल हम लोग ने शुरुआत कहाँ से किया था? कल हम लोग ने शुरुआत किया था वर्किंग एंड नेटवर्किंग। हाँ ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये जो है आपका अब जो है पीडीएफ यहाँ से जो शुरू है, जहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका पूरा डर वाला पोर्शन ये विद इन द 27 और 28 पेजेस में आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में देखेंगे तो क्या है, इवेलुएटिंग फिजिबिलिटी वायबिलिटी, कितने काम कर पाएगा जो भी प्रोजेक्ट है कि नहीं है, आस्पेक्ट क्या है उसमें, टेक्निकल क्या है, फाइनेंशियल क्या है, सोशल क्या है, प्रोजेक्ट अलाइन कर रहा है कि नहीं आपकी कंपनी के से, उसको ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क देखना कि रिस्क कितना है इस प्रोजेक्ट में, रिसोर्स कितना डालना पड़ेगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और डिसीजन मेकिंग करना है, पोटेंशियल बेनिफिट और ड्रॉबैक क्या रहेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने का, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, टेक्निकल फिजिबिलिटी होना चाहिए, मार्केट फिजिबिलिटी, मार्केट में काम करेगा कि नहीं, आपके पास उतना पैसा है कि उतना आप इस प्रोजेक्ट को कर पाएँ, साथ में क्या इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अब ये सब चीज़ें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, पैसा है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, तो कितना आपका पैसा लगेगा और उससे आपको कितना फ़ायदा होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मार्केट फिजिबिलिटी की मार्केट में कितनी डिमांड है उसके हिसाब से आप उस प्रोजेक्ट को लें, मान चलो ऐसे प्रोजेक्ट को उठा लें जिसका मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है तो कोई सेंस थोड़ा ना, आपके तो पैसे वेस्ट जाएंगे। सिमिलर वे में रिस्क असेसमेंट, कितना रिस्क है, बाद में डिसीजन मेकिंग। नॉट टेक्निक्स कौन कौन से हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट। टेक्निक्स ऑफ प्रेजेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल, पहला क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब कितने कैश की रिक्वायरमेंट है इमीडिएटली, ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर टाइम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश, ठीक है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी देखी जा सके प्रोजेक्ट की। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या हो गया कि डिस्काउंट रेट एट विच द प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो, ठीक है, कितना डिस्काउंट देंगे ताकि नेट प्रोजेक्ट की जो वैल्यू हो वो जीरो हो, इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग को नेट प्रेजेंट नेट रेट ऑफ रिटर्न पता लग जाएगा। ये डिटेल में मत घुसिएगा, मैं वापस बता रहा हूँ, इट विल मेक यू कंफ्यूज। तो बस ये देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब क्या है कि ये बताएगा कितना डिस्काउंट पे हम दें ताकि प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाए। नेट प्रेजेंट वैल्यू जितना लगाया उतना कमाया, नेट प्रेजेंट वैल्यू अभी का जो बन चुका है तो क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे करके सोचेंगे तो आप चीज़ें समझ पाएंगे। पे बैक पीरियड, कितनी दिनों में आपको आपका पैसा पूरी तरीके से मिल जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर का मिल जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जितना पैसा लगाया क्या उसके हिसाब से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रोसेस क्या क्या है इसमें, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टिगेट करना कि पॉसिबल है कि नहीं है, उसके बाद क्या, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप बताएंगे कि कहाँ टेक्निकल एस्पेक्ट है, कितना पैसा लगेगा, कितना फाइनेंस लगेगा, कितना ऑपरेशन लगेगा, हर एक चीज़ आप बताएंगे। रिस्क एनालिसिस में आप रिस्क एनालिसिस करेंगे कि भैया कितना ज़्यादा रिस्कियर हो सकता है जो प्रोजेक्ट आप अपने अंडर में ले रहे हैं। अप्रेजल कमेटी रिव्यू, उसके बाद आप ये पूरा प्रोजेक्ट अप्रेजल का जो आपने फाइल बनाई होगी उस रिपोर्ट को आप सबमिट करेंगे कमेटी को, वो कमेटी आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू जाएगी एंड देन ही विल टेक द और दे विल टेक द डिसीजन। मेथड्स क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस एंड इकोलॉजिकल एनालिसिस। अब इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या क्या होगा, बेसिक चीज़ें होंगी, रॉ मटेरियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सेल कितना होगा, खर्चा कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, एस्टिमेट डिमांड कितनी, ये किस में आ गया आपका इकोनॉमिक एनालिसिस में आ गया। सिमिलर में फाइनेंस एनालिसिस में पैसा कितना लग रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, कहाँ से पैसा आ रहा है, साथ में सेल और प्रोडक्शन कैसा रहेगा, प्रोडक्शन में पैसा कितना लगेगा, ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। बेसिक चीज़ें, कोई भी प्रोजेक्ट आप दिमाग में लेकर के चलिए, कोई आप हाईवे बना रहे हैं, कोई आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ऐसे लेकर के करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका जो कंपनी है, कंपनी जो आपकी है वो पूरी की पूरी ऐसे ही वर्क कर रही है कि उसको ना ही फायदा हो रहा है ना ही घाटा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू द नेट लॉस, मतलब देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज
ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। अनसर्टेनिटी, चैलेंजेस क्या, अनसर्टेनिटी रहेगी, सब्जेक्टिविटी रहेगी, और साथ में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, वर्किंग एंड नेटवर्किंग इन मैनेजमेंट। वर्किंग एंड नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे तो क्या डेफिनेशन है? वर्किंग इन मैनेजमेंट क्या है? मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, स्किल्स, स्ट्रेटजी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छी तरीके और बढ़िया तरीके से अचीव किया जा सके। इसके पार्ट क्या क्या हो जाएंगे नेटवर्किंग के? प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, अपने वर्कर्स को लीड करना, अपने वर्कर्स को कंट्रोल करना ताकि वो काम बढ़िया से कर पाएँ, और साथ में क्या, एक रीसेंट एग्जांपल यहाँ पर। अब देखिए वापस से प्लानिंग में क्या होगा? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, गोल सेट करना, अपने वर्कर्स को बताना कि भैया ये है, इस तरीके से आप लोगों को काम करना है, दिस इज योर गोइंग टू बी योर फ्यूचर प्लान। ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज एक जगह लाना, ह्यूमन कैपिटल एक जगह लाना, ठीक है, और साथ में लीड करना, इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो एक साथ एक टीम की तरह काम करे कॉमन ऑब्जेक्टिव के प्रति। कंट्रोल करना, कंट्रोल मतलब क्या होगा? चीज़ों को सही करना, करेक्टिव एक्शन लेना ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरे किए जा सकें। रिसेंट एग्जांपल में क्या है? टू शिफ्ट टू रिमोट वर्क ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक रिक्वायर्ड मैनेजर टू रीअसेस ट्रेडिशनल वर्किंग स्ट्रक्चर, implement new communication tools and adapt to leadership style to maintain productivity and employee well-being। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो क्या है? नेटवर्किंग इन मैनेजमेंट। नेटवर्किंग में क्या है? प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब आपको केवल यही देखना है, हेडिंग देखना है, ठीक है, इसमें उतना ज़्यादा आप फोकस करने की आप लोगों को ज़रूरत होगी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। अब मैं एक एक चीज़ बोलूँ सो यहाँ पर स्पून फीडिंग वाला काम आ जाता है, ठीक है। आपको देखो क्या स्ट्रैटेजी इफेक्टिव नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है यार? नेटवर्किंग में सोशल नेटवर्क क्या होता है? सोशल नेटवर्क में आप किसी अनजान आदमी से बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप एक बढ़िया रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, या दोस्ती का या फ्रेंडशिप का। सो मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स एंड सपोर्ट। जैसे लिंक्डइन वेबसाइट है जहाँ पर लोग आपके सर्च करते हैं जॉब्स एंड ऑल के लिए, दैट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, दैट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। वहाँ पर क्या होता है? आप जाकर के मैसेज करते हैं एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सोशल कैपिटल होता है, और साथ में क्या होता है? प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड होता है। दैट इज योर की कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंस क्या है नेटवर्किंग का? एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, साथ में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी वृद्धि होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस भी हो पाएगा, ठीक है। अब ये कि एक्टिव लिसनिंग, ऑनलाइन प्रेजेंस, दीज आर ऑल बेसिक थिंग, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, इसके पूरे पीडीएफ में कुछ बचता नहीं है। अब तो मेरा गला दुखने लगा है बिकॉज ठीक है, आई बीन स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट आई थिंक सो 1 आवर और समथिंग, और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैं ढंग से बोलूँ ढंग से बोलूँ मतलब मैं नाक से ना बोलूँ, कुछ लोग शिकायत करते हैं। आई एम टेलिंग यू, इन विंटर आई फेस प्रॉब्लम विद साइनस, दैट्स वाई माई वॉइस समटाइम चेंज, एंड वन थिंग मोर, बिकॉज ऑफ द विंटर ओनली मेरे थोड़े गले में, और यू नो ऑब्वियस बात है जुकाम वगैरह हो ही जाता है, सबको हो जाता है, ठीक है। सो आई होप यू डोंट माइंड। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, सो प्लीज़ गिव मी अ लाइक, हिट द लाइक बटन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, एंड इन केस ऑफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, अरे बच्चा कमेंट इट डाउन, इस बार कमेंट करो। कमेंट क्या, आप सीधा मुझे मेल करो, कमेंट वमेंट छोड़ो, मेल मी, ईमेल करिए mechanical.vitamin@gmail.com, राइट डाउन योर नंबर इन योर ईमेल, आई विल गिव यू अ कॉल, ओके, आई विल गिव यू अ कॉल। फिर जो भी आपका दिक्कत होगा वो मैं वैसे करके सॉल्व कर दूँ, क्योंकि देखिए ये अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता है कुछ कुछ वर्ड्स आपके लिए बहुत आसान है, एम्प्लॉय मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, टैलेंट रिटेंशन, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है समझना। मैं एक्सप्लेन करूंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। देखिए अब वैसे भी मैंने अराउंड कुछ ना सही मैंने 32 पेजेस तक तो कंप्लीट कर ही दिया है आज, यस 32 पेजेस तक तो कंप्लीट कर दिया, 33 पेजेस के अराउंड में, 33 पेजेस के अराउंड में कंप्लीट कर दिया है। नाउ इट्स हार्डली यू नो आई थिंक सो हाउ मच 21 पेजेस आर रिमेनिंग। 21 पेजेस में भी क्या, मैंने कल कुछ क्लासेस ले लिया था इन्वेंट्री वाला, सो वहाँ से भी कुछ पेजेस कम हो गए, तो हार्डली 15 पेजेस आर मोर रिमेनिंग, दैट आई विल कंप्लीट इफ़ यू वांट, बट क्योंकि अभी थोड़ा गला ज़्यादा दुखने लगा है बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट आई थिंक सो 1 आवर और समथिंग, सो
आई विल एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। और हाँ, टेक्स्ट बुक पर आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रीडिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यू, इट विल बिल्ड योर रिटेंशन पावर एज वेल एज मेमोरी पावर। टेक्स्ट बुक ऐप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोड आप वो वाला यूज कर सकते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट विल गेट यू लाइक 10% डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। और उस पर मजेदार बात यह, इट इज एन ईयरली पास ऑफ 300 रुपीज ओनली, 300 के समथिंग अराउंड में होगा, 1 साल का है। उसमें आप डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और CSIR के लिए डेडिकेटेडली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन वट एवर यू हैव स्टडी टिल नाउ, रिवाइज थिंग्स मच मोर in a better way, and in case of any doubt please feel free to put up a mail on my mechanicalvitamin@gmail.com. I will end this video. Jai Hind, Jai Bharat, thank you so much for watching.